नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैनमोर। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक ऐसे चेहरे हैं हरियाणा की राजनीति के, जिन्होंने सत्ता भी देखी, संघर्ष भी देखा और हरियाणा की आर्थिक दशा को नई दिशा भी दी। प्रोफेसर संपत सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक। उनसे बातचीत करेंगे इनेलो को लेकर भी, प्रदेश की तमाम जो राजनीतिक चीजें गतिविधियां हैं उनको लेकर भी, और कैसे हरियाणा में और तमाम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही है, और हरियाणा राजनीतिक दृष्टिकोण से किस दिशा में बढ़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो सर आपका। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। बहुत ऐसे संजीदगी के साथ मुद्दे उठाते हैं जिन पर ज्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन वो मुद्दे उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन्हीं मुद्दों से आपसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। आपने बिजली का मुद्दा उठाया, बिजली में भी कई चीजें आपने उठाई हैं। आपको लगता है कि वो मुद्दे सरकार तक पहुंच रहे हैं, उन पर सरकार बैकफुट पर आई है, कुछ काम होगा जो आपने डिमांड उठाई थी? देखिए, सरकार पर मैं इसी साल के अंदर 3 मुद्दों पर सलाह दे चुका हूँ। और सलाह का मतलब है रेगुलेटरी कमीशन के सामने पेश होकर। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। सबसे पहले तो साल की जो एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट आती है उसके और मैंने आवाज़ उठाई थी कि बिजली निगम में फालतू खर्च कर करके और लोगों पर बोझ डाल रही है। और मैंने बाकायदा बताया उनको कि यहाँ जो है आपके अधिकारियों ने, आपके ऑफिसर्स ने बिजली के सिस्टम को कमज़ोर किया है। करप्शन के मुद्दे बहुत उठाए और बहुत जगह से जो इन्होंने बिजली के समझौते किए थे उनमें खामियों की वजह से करोड़ों रुपए का प्रदेश को नुकसान हुआ, जो कि प्रदेश के उपभोक्ताओं पर डाला गया था। उसके बाद फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट, उस पर मैंने उठाया कि पिछले साल का 2025-26 का आप फ्यूल सरचार्ज इस साल नहीं ले सकते, क्योंकि फ्यूल सरचार्ज के अंदर नियम है, रेगुलेटरी कमीशन के नियम हैं और भारत सरकार ने 2003 का बिजली एक्ट बनाया हुआ है, उसके नियम है कि अगर कोई बिजली आप महंगी खरीदोगे, जिस महीने आप महंगी खरीदेंगे, महंगा मेरा मतलब है कि रेगुलेटरी कमीशन ने जो आपको ऑथराइज किया है उससे फालतू दरों पर खरीदेंगे, वो आप अगर उपभोक्ता डालोगे तो 1 महीने गैप के बाद अगले महीने के बिल में डाल दोगे। मई में आपका फालतू खर्च हुआ तो जून को छोड़कर जुलाई के बिल में आप अपलोड कर देंगे, और अगर जुलाई के में नहीं अपलोड किया तो वो फॉरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। और आप ले रहे हो साल भर के बाद, लोगों से मांग रहे हो। तो मैंने उसका डट के विरोध किया। बिजली निगमों की तरफ से काफ़ी वकील आए, निगमें खुद नहीं भाग लिया, उन्होंने वकीलों के थ्रू भाग लिया। वकील हाई कोर्ट के भी थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए हुए थे। तब भी मैंने आवाज़ उठाई कि जो वकील आए हैं बिजली निगम में, इनको पैसा देकर लाइए, ऐसे तो आते नहीं हैं, कोई फीस दे के लाए हैं। ये फीस भी हमारे खाते में जाएगी, क्योंकि इसको बिजली निगम का खर्चा माना जाएगा और खर्चा जो है वो उपभोक्ता से वसूला जाता है। तो ये क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं? एक तरफ तो हमारे साथ अन्याय करेंगे, आप गैर कानूनी तरीके से हमारे पर बोझ डाल रहे हैं, और दूसरा फिर ये है कि उसको डिफेंड करने के लिए वकील ला रहे हैं। तो मैंने जो एतराज़ जाहिर किए इस बात पर, उनके ऊपर पहले तो ये 14 मई की बात थी, फिर 10 जून को तारीख दे दी, और 10 जून को भी वो उनका मेरी बात का जवाब नहीं मिला मुझे। इतने वकील होते हुए मैं अकेला, ओनली वन, और 9-10 वकीलों ने मुझे घेरा हुआ था, तो भी मैं उनके काबू नहीं आया, क्योंकि मैं मेरी सच्चाई पर था। बाद में उन्होंने फिर उसके 5 अगस्त अब ये तारीख रखी है। तो कल रात को बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि हमारे रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के चेयरमैन का दुखद अचानक निधन हो गया।
तो मैं नहीं समझता कि 5 तारीख को ये तारीख हो पाएगी। जब भी होगी चलो अलग बात है वो। जी, लेकिन दूसरा मुद्दा एक ये भी आता कि फिर ये भी आया, एक और आया तीसरा मुद्दा। जी किसी एक प्राइवेट पावर कंपनी ने गुड़गांव के लिए बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस मांगा। उसके लिए भी हमारे व्यू सुनने की बात आई तो मैंने अपने व्यूज़ दिए थे वहाँ। और आपके ये मुद्दा उठाने के बाद कमेटी का भी गठन हुआ, रिव्यू कमेटी का गठन किया, वो गलत किया गया कमीशन ने। कमेटी गठन कमीशन नहीं कर सकता। कमीशन इटसेल्फ जो है ना एक्सपर्ट है। कमीशन की अपॉइंटमेंट जो है बहुत ही सोच समझ के की जाती है। हाई कोर्ट का जज भी होता है, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सीनियर सेक्रेटरी होता है, और फिर जाके जो है ना चूज करते हैं। और उसी को करते हैं एमिनेंट पर्सन को, जिनको पूरा ज्ञान होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान भी होता है, फाइनेंशियल ज्ञान भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान भी होता है, कानूनी ज्ञान भी होता है। उसको बनाया जाता है। तो उनके सामने कौन एक्सपर्ट आएगा? आपने रिटायर्ड अधिकारियों का बना दिया। तो तब भी मैंने एतराज़ किया था कि आप ये समय गंवा रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन सरकार ने उसको इस तरीके से दिखाया कि वो गंभीर है, निजी हाथों में बिजली नहीं देगी, उपभोक्ताओं का ख्याल रखा जाएगा। तो ये उनको पता होना चाहिए कि अप्लाई क्यों करवाया, वरना तो अप्लाई नहीं करो। बिना सरकार की शय के कोई अप्लाई करेगा ही नहीं। तो क्या ये सच बात है कि नूर और गुरुग्राम से निजीकरण की शुरुआत कर रही थी सरकार? एक बार ऐसे पहले हुआ था जी 2-3 कंपनियों ने अप्लाई किया था 99 में, चौबंसी लाल जी के टाइम में, और कुछ कंपनियां तो वापस विड्रा कर गई थी और एक कंपनी खड़ी भी थी। और उसको लगभग कमिटमेंट होने वाला था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी $600 मिलियन जो है का कमिटमेंट फाइनेंशियल हेल्प का कर लिया था। लेकिन फॉर्च्यूनेटली लोगों का सौभाग्य था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बन गए 99 में। उन्होंने उसी टाइम वो रद्द कर दिया उनका एप्लीकेशन जो थी। तो अब ये इतने सालों के बाद एप्लीकेशन आई है, इसका मतलब सरकार की नीयत ख़राब है। और वो भी गुड़गांव का। गुड़गांव चेरी पिकिंग है। देखिए कोई फ्रूट लटक रहे हैं और इतने हैं कि नीचे आ गए, अपने देसी भाषा में बेरी की समझ लें, नीचे आए हुए बेर हैं, लटकते हैं, उनको तोड़ना बहुत आसान है। तो चेरी पिकिंग कर ली कि 42% हरियाणा का रेवेन्यू, हरियाणा क्या सॉरी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का 2 निगमें हैं, तो एक निगम का 42% रेवेन्यू अकेला गुड़गांव से आता है। अगर कल को प्राइवेट हाथों में दे दोगे तो जो क्रॉस सब्सिडी मिलती है गरीब उपभोक्ताओं को, और किसानों को जो सरकार सब्सिडी देते हैं, वो कहाँ से देंगे आप? जो आपके अमीर तो सारे चले जाएंगे, इंडस्ट्री चले जाएंगे, कॉमर्स के चले जाएंगे, ज़्यादातर इंडस्ट्री और कॉमर्स के जाएंगे, आई और सी के जाएंगे खैर कोई। तो वो उपभोक्ता अगर निकल गए आपके, तो आपके पल्ले क्या रह जाएगा? वो भी जानबूझकर कंपनियां भी जो है ना गुड़गांव को लेने के लिए आई है। मैंने जिक्र भी किया था उस टाइम, मैंने कहा आप जो जींद ले लो, आप नारनौद सब डिवीज़न ले लो, आपको पता लग जाएगा। जहाँ कई गाँवों में तो 100 करोड़ रुपए तो बकाए पड़े हैं डिफॉल्टिंग अमाउंट के, वो ले लो ना। तो मेरा कहना एक वो जो 1300 करोड़ का मामला था वो क्या था कि 1 यूनिट बिजली खर्च नहीं हुई, 1300 करोड़ रुपए का एक निजी कंपनी को भुगतान कर दिया। आईएएस ऑफिसर अशोक हेमका ने सवाल उठाया। सिक्किम में हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा था, उसमें हरियाणा सरकार भी शामिल थी, और बाद में 2-3 बार उसमें फ्लड आया तो प्रोजेक्ट वो डिले होता रहा। हरियाणा ने अपना शेयर विदड्रा कर लिया कि हम नहीं खरीदेंगे। सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि विदड्रा क्यों किया आपने? अगर डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपके पास एपीलेट अथॉरिटी है, सेंट्रल इलेक्टोरल कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट आपके पास में, आप लड़ाई लड़ते। तो उन्होंने 1300 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, और वो 1300 करोड़ रुपए अधिकारियों ने जो है वो सौंप दिया, दे दिया। जबकि छोटे छोटे अमाउंट के लिए भी चीफ मिनिस्टर और बिजली मंत्री के पास जाता है केस। उसमें ना सीएम के पास गया केस और न वित्त मंत्री के पास गया।
सॉरी पावर मिनिस्टर के पास गया। पावर मिनिस्टर ने ये कहा कि हमने उन अधिकारियों की बदली कर दी। व्हाट डू यू मीन भाई बदली कर दी? आपने क्या कार्रवाई की? फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ है 1300 करोड़ रुपए का, और वो अल्टीमेटली किस पर जाएगा? बिजली के उपभोक्ताओं पर जाएगा। जब बिजली के उपभोक्ताओं पर जाएगा तो हमें क्यों मार रहे हो भाई, गरीब आदमियों को, लोगों को? क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अकेली बच गई क्या उपभोक्ताओं को बचाने के लिए? और कोई पार्टी नहीं बोल रही है। कान पर जूता जैसे रखा जाता है ऐसे रखा गया है। आज तक किसी भी पार्टी ने किसी भी पार्टी ने बिजली का मुद्दा नहीं उठाया है। लेकिन ये बात भी तो कि ये बातें बाहर भी तो कैसे आ रही हैं, ये तो आगे पता नहीं कितने ऐसे मामले होंगे। अब मैं आपको लेके जाती हूँ, यमुना समझौता हुआ है हरियाणा राजस्थान के बीच में, और एक तरफ हम लड़ाई लड़े कि SYR से हमें दशकों बाद अपना पानी मिल जाए जो हक बनता है वो, दूसरी तरफ हम समझौता कर रहे हैं जो 1994 में होना था, रोक दिया गया। वो समझौता आप जाकर करके हम उनको पानी देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है जी, 1954 में पहला एग्रीमेंट हुआ था, जमुना अकॉर्ड बोलते हैं उसको। और उसमें पंजाब, क्योंकि उस टाइम पंजाब ही होता था, हरियाणा पंजाब में ही था, ज्वाइंट पंजाब, और उत्तर प्रदेश के दोनों के गवर्नर की प्रेजेंस में हमारे जो चीफ इंजीनियर्स थे उन्होंने एग्रीमेंट पर साइन किए थे। आपस में एक एग्रीमेंट शेयर करना होता है, बोलते हैं उसको, किया था। उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि 2/3 पानी पंजाब को मिलेगा और 1/3 पानी उत्तर प्रदेश को मिलेगा। पंजाब अपनी वेस्टर्न जमुना कैनाल से लेगा और यूपी ईस्टर्न जमुना कैनाल से पानी लेगा, ताजेवाड़ा हेड पर, और बियर बने हुए हैं। तो बाद में क्योंकि सक्सेसर स्टेट हरियाणा आ गया तो वो हिस्सा हमारे जुम्मे आ गया 2/3 का, और 1/3 यूपी की चला गया। सारा काम ठीक चल रहा था, 2 नहरें भी बनी हुई है, हमारी पश्चिमी जमुना कैनाल है, उनकी पूर्वी जमुना कैनाल है, यूपी की, पानी ले रहे थे। लेकिन अचानक जो है 1994 में 12 मई को एक नया समझौता हो गया। वो 12 मार्च को हुआ था 1954 में, और ये 12 मई को हो गया, 1994 में हो गया। और उस समझौते को केंद्र के दबाव में आकर हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हमारे हिस्से का पानी बेच दिया। बेच इस तरीके से दिया कि हमारा 2/3 हिस्से की बजाय हमारा हिस्सा रह गया 40-46%। उसका जो बीच का जो पोर्शन था, हमारा हिस्सा था, वो राजस्थान को दे दिया, दिल्ली को दे दिया और हिमाचल प्रदेश को दे दिया। 3 हिस्से में हमारा एक बड़ा हिस्सा जो है ना वो बांट दिया, हमारा पानी का हिस्सा कम हो गया। अब पानी हम कहाँ से दे रहे थे उनको? रद्द नहीं हुआ वो समझौता। जब वो समझौता हुआ तो उस टाइम में मैं अपोजिशन लीडर था, क्योंकि 1991 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चुनाव नहीं लड़ा था, तो मुझे अपोजिशन लीडर बना दिया था। 16 MLA थे हम। लेकिन 93 में 91 के बाद चौटाला साहब नरवाना से जीत कर आ गए थे। हालांकि मैंने बोला था भी अपोजिशन का लीडर आप बन जाए अब, क्योंकि आप आगे बोल नहीं अपोजिशन लीडर तुम ही रहेगा। तो उस टाइम हमने 17 MLA थे, इसका प्रोटेस्ट किया, और 1 नवंबर 1995 को हमने रैली की पलवल में, और वहाँ से सब ने रिजाइन करके मुझे दिया, और मैंने स्पीकर को जाके दे दिया प्रोटेस्ट के तौर पर। स्पीकर क्योंकि सभी MLA को बुलाता है, पूछता है कि आप किसी के दबाव में कोई स्वार्थ में तो नहीं दे रहे हैं। सब ने बता दिया कि ठीक है, हम अपने मर्जी से दे रहे हैं। स्वीकार कर लिए गए, हमने 17 कर दिया था। लेकिन फिर पानी ये दे रहे थे ओखला से, जमुना पानी जो ओखला में जब जाता है वहाँ, तो वो 2 कैनाल है उसमें, एक आगरा कैनाल है और एक गुड़गांव कैनाल है। हम भी अपना गुड़गांव कैनाल के थ्रू हिस्सा जो है मेवात को मिलता है हमारा हरियाणा का, लेकिन उसमें राजस्थान का हिस्सा भी जाता है। तो कभी 100 क्यूसेक जाता है, कभी 200 क्यूसेक जाता है, कभी 300 क्यूसेक जाता है। और बाकी हिस्सा जो राजस्थान का है वो आगरा कैनाल के थ्रू जाता है। वो भरतपुर के नज़दीक जाकर जो है ना, बाद में राजस्थान अपनी कैनाल में डाल लेता है, वहाँ तक तो वो आगरा कैनाल ही चलती है। फिर
तो इस तरह से वहाँ से ले रहे थे पानी। अब इन्होंने नया समझौता करके क्या किया है कि ताजेवाड़ा हेड से लेंगे हम और यहाँ 3 पाइपलाइन बिछाएंगे और वो पाइपलाइन हरियावास है चूरू में, हिसार से आगे, कि वहाँ जाकर हम जो है ना अपना, जैसे हमने बनाया है ओटू घाट बनाया है, इसी तरीके से वो वहाँ को घाट बढ़ाएंगे, पानी इकट्ठा करेंगे और वहाँ से फिर राजस्थान में जहाँ जहाँ सप्लाई करना है वहाँ से सप्लाई करेंगे वो। तो ये सारी बातें पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन हम तो इसका विरोध करते हैं कि ताजेवाड़ा पर देने का तो मतलब ही नहीं उनको। खैर कोई जब उनको मिल रहा था ओखला से वो भी नाजायज़ ले रहे हैं, अब ताजेवाड़ा से तो सवाल ही पैदा नहीं। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि अगर जिस दिन भी यहाँ से कोई पाइपलाइन शुरू करेंगे तो हम विरोध करेंगे, हम पाइपलाइन बिछाने नहीं देंगे खैर को, क्योंकि हमारे हिस्से का पानी हम नहीं दे सकते। लेकिन वैसे ये राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं तो ये राजनीति चाल है, ताकि वो कहने के लिए कि चूरू, झुंझुनू और सीकर इन 3 जिलों के लिए हम जमुना का पानी लाएंगे और उस पर नहर पर खर्चा आएगा। नहर और नहर नहीं, सॉरी, 3 पाइपलाइन और साथ रोड, बड़ी रोड होगी, मेजर रोड होगी। अगर मेजर रोड होगी और वो बनेगी तो उसका 32-33 हज़ार करोड़ खर्च होगा। कहाँ से लाएंगे पैसे ये? और वो भी जब मिलेगा पानी जब 24,000 क्यूसेक से फालतू होगा तो पानी। अब जैसे इन दिनों में, लेकिन सरकार ने एक्सक्यूज दिया कि जब ज्यादा पानी होता है हमारे पास ऑलरेडी बरसाती मौसम में तब हम पानी देंगे, पर सवाल ये है कि 25-30 दिन होता है हमारे पास और वो भी हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि भूजल रिचार्ज होता है उसी पानी से। तो फिर वैसे डार्क जोन में चल रहा है हरियाणा। जैसे बता रहा हूँ आपको कि जमुना और बाखड़ा को कनेक्ट भी किया गया आपस में। मान लो कि बाखड़ा एरिया में बरसात नहीं है और जमुना का पानी हमें बाखड़ा एरिया में ले जाना है तो हम ले जा सकते हैं सरसा ब्रांच के थ्रू, जो कैथल के साथ से निकलती है सरसा ब्रांच, वो जमुना का पानी बाखड़ा एरिया में ले जा सकती है, ग्रेविटी है। और बाखड़ा के लिए पानी जो है ना, बाखड़ा का वो NB के लिंक के थ्रू कनाल के पास लाकर जो है ना हम जमुना में डाल सकते हैं। जब हमारे पास वहाँ फालतू पानी होगा और यहाँ कम होगा तो NB के लिंक से हम ले आ सकते हैं। दोनों नदियों को जोड़ा गया है, बाखड़ा को भी और जमुना जो कमांड एरिया है, दोनों को कमांड एरिया को जोड़ा गया, जोड़ा रखा गया है। आपने एक और मुद्दा उठाया था जहां देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से चली, इसको लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा एक इवेंट किया, बड़ी रैली की और डंके की चोट पर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कैसे विकास हो रहा, डबल इंजन सरकार है हमारी, और आप उसमें नानुकर कर रहे थे। आप कह रहे थे, आप कमियां निकाल रहे थे, वो कह रहे कि हमने तो पानी से ट्रेन चला दी, देखिए कैसे दिन आ गए हैं। स्वदेशी ऐसे है ना, तो पानी से चली तो बिजली से ही चली, क्योंकि हाइड्रोजन कैसे पैदा करिए आप? पानी के इलेक्ट्रिसिटी डाल छोड़ोगे और वहाँ जो है ना, हम पुराने प्रैक्टिकल पकड़ा करते 10वीं 8वीं 10वीं क्लास में, इलेक्ट्रोबैसिस क्रिया से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देता है, क्योंकि पानी जो है वो H2O होता है। H ऑक्सीजन के लिए हो गया, दो ऑक्सीजन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया। उसको चाहे आप पानी बना ले, चाहे उसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग कर ले। लेकिन लोगों को समझ आती है सर ये बातें? नहीं, बातें क्योंकि उन्होंने कहते कि हम तो पानी से चला दी ट्रेन, तो लोगों ने कहा कि हाँ पानी चला दी ट्रेन। तो वो ये कोई पानी की नहर नहीं है, ये बिजली की है, लेकिन ये यहाँ के लिए फिट नहीं है। क्यों नहीं है? कि वेल टू व्हील जो एनर्जी जाएगी ना वो 32% जाएगी, और बिजली जो है वो है जो बिजली से ट्रेन चलाते हो आप, वो 95% 96% वर्कआउट करती है। कहाँ तो वो रिजल्ट उसका 95% का है, 5% लॉस है सिर्फ, और कहाँ ये 32% करेगी, 68% लॉस है। कितनी महंगी पड़ेगी? देखिए, देश के लिए कोई चीज़ महंगी नहीं होती, अगर आपको कहीं ज़रूरत है तो। यहाँ जब बिजली से चल सकती है, मैं तो लेटर लिखने वाला हूँ मिनिस्टर को, रेलवे मिनिस्टर को, कि भैया क्यों आप इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? आप ये करो, हमारे कालका शिमला ट्रेन जारी है आज, वो भी पुराना लोकोमोटिव सिस्टम पुराना है, डीजल से चल रहा है। नहीं, हम तो इंतजार करते बुलेट ट्रेन। नहीं, बिजली नहीं है वहाँ नहीं है, बिजली नहीं है। हिंदुस्तान के लोग तो बुलेट ट्रेन जहाँ बिजली नहीं जा सकती, जहाँ बिजली के खंभे नहीं खींचे जा सकते, जहाँ तारे नहीं खींचे जा सकते, या छोटा ट्रैक है कोई जिसके लिए बिजली के खंभे ले जाओ तो बहुत खर्चा लग जाएगा, वहाँ हाइड्रोजन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि ऐसे एरिया के अंदर जहाँ बिजली नहीं पहुँच सकती, वहाँ देखो आप चाहे महंगी देनी पड़े तो महंगी देंगे, लेकिन यहाँ महंगी क्यों दे रहे हैं जहाँ बिजली है आपके पास है। आपको बताए जींद से सोनीपत ये दिखाने के मात्र हर चीज़ को ये इवेंट डिक्लेयर करते हैं, और इवेंट डिक्लेयर करने फंस भी जाते हैं और देश का पैसा भी बर्बाद कर देते हैं घर को। ये हाइड्रोजन का कोई तुक नहीं है यहाँ प्लेन एरिया के अंदर। किसी भी आप इंजीनियर से पूछें, किसी भी पढ़े लिखे आदमी से पूछें, आप किसी साइंटिस्ट से आप पूछेंगे तो वो अपना बता देगा कि बिल्कुल ही गलत जगह आपने चूज की है। अगर वो तो कह रहे इतिहास में दर्ज हो गया जी, दर्ज तो हो गया, दर्ज हो गया, हाइड्रोजन चली, कितना नहीं दर्ज हो गया, दर्ज हो लोग ट्रैवल गया। और फिर क्या कहते हैं कि साइंस है ये, और ये धीरे धीरे आज कॉस्ट बियरिंग नहीं है, धीरे धीरे कॉस्ट बियरिंग हो जाएगी। पूछने वाला हो तो जर्मनी में 2016 में शुरू हुई थी वो कॉस्ट बियरिंग, वहाँ भी वो नहीं हो पाया, 10 साल में रिसर्च वो नहीं कर पाए, तो हम कर लेंगे रिसर्च करके, हम जो है 100% मतलब इस्तेमाल कर लेंगे भी उसके भी हाइड्रोजन को। हाँ हाइड्रोजन ये ठीक है, आप जिस तरह गैस सिलेंडर में आप भरते हो इस तरह आप भर के उसको कर लेते हो और आप फिर उसका यूज़ कर लेते हो, तो ये तो शिपिंग में भी कर सकते हो आप। कोई ऐसे बैरन ट्रैक हो जहाँ मतलब आपका संभव नहीं है, वहाँ आप हाइड्रोजन के जो है ना वो आप सिलेंडर ले जाइए आप, और वहाँ ताकि उसके हाइड्रोजन से आप चलाइए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इतना महंगा काम, ट्रेन के लिए तो बहुत महंगा काम है ये। एक आपके अपने इलाके का, मेरे इलाके का सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जन्नत गांव में पानी का विवाद का जो मुद्दा था वो बहुत गरमाया, और आखिर में उसका जब समाधान हुआ तो और ज़्यादा चिंगारी लगी उसमें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आकर समाधान कर रहे हैं, और टी लगाई उखाड़ी तमाम बातें हुई। आप इस पर पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक तौर पर भी कैसे देखते हैं? देखिए मैं बताऊँ, बड़ा आसान सा इशू था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। चाणत के लोग कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे थे। नहीं, अब तो मैंने वहाँ भी बताया, हाँ जी, मैंने वहाँ भी बताया कि चाणत का एरिया पड़ता है भाखड़ा कमांड एरिया में। हमारे 2 मेजर कमांड एरिया हैं, बाकी तो कई हैं, जमुना और भाखड़ा। बाकी तो जवाहरलाल नेहरू कैनाल का अलग कमांड एरिया बोलते हैं, लिफ्ट इरिगेशन का भी अलग कमांड एरिया है, लेकिन मेजर ये 2 कमांड एरिया है। तो चाणत तो है भाखड़ा कमांड एरिया में, और आंसी है। ये हैरानी हुई उस दिन, मैं बताया, पता लगा सबको, किसी को नहीं पता था कि जमुना कमांड एरिया में है हाँसी। कारण बताता हूँ, आप कभी हाँसी गए हो तो हाँसी को हम पास करते हैं, करते ही एकदम 2 नहरें आती है दिल्ली साइड में। 2 नहरें आएंगी, दोनों नहरों में एक नहर का नाम था शिवानी फीडर और एक का नाम है पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी। पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी का जो है वो हाँसी का कमांड एरिया है, और वो पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है जमुना से। तो इसका मतलब ये है कि हाँसी जमुना कमांड एरिया का हिस्सा है, तो जमुना का हिस्सा है तो वहाँ से आपको पानी मिल रहा था। अभी वाटर वर्क्स में पानी जमुना का ही मिलता है उनको। तो सीधा सीधा कह रहे कि जो पाइपलाइन के जरिए, भाखड़ा पाइपलाइन के जरिए वो भी गलत कर रहे थे। लेकिन चलो मैं देखिए, उनकी कहते हैं हमारी डिमांड है हाँसी की कि पानी पूरा नहीं मिलता, ठीक, अच्छी बात है, देखिए अच्छी बात है, शहर है, डेवलप करेगा आगे तो पानी ज़्यादा मिलना चाहिए। ज़्यादा मिलने का एक ही तरीका है, आपकी जो जमुना है वो आपको कम नहीं देगी, सिर्फ यही है कि आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वाटर टैंक की वो कम है। आप जो वाटर वर्क्स बने हुए हैं उनमें आप टैंक जो है ना आप डबल कैपेसिटी को और बना देंगे तो जब नहर आएगी तो स्टोरेज आपका बढ़ जाएगा। अब स्टोरेज नहीं है तो इसलिए आपको जल्दी पानी ख़त्म आपका हो जाता है, इसलिए आप भाखड़ा से ला रहे हैं। लेकिन जब तक आप स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे बात बनेगी। समस्या थी स्टोरेज कैपेसिटी की थी कि टैंक बनाने हैं वाटर वर्क्स के अंदर, 2 टैंक और बना लेते या पहले वालों को बढ़ोतरी कर लेते। अब क्या हो रहा है कि नीचे से पानी सेम आने लग गई है, तो गहरा तो जा नहीं सकते टैंक, तो चौड़ाई बढ़ा दो भाई, और क्या इलाज उसका। ये तो करना पड़ेगा, हर जगह करना पड़ेगा, हर जगह होने लग रहा है, सेम आ गई है, लोगों दल होने लग रहा है, तो ये तो करना पड़ेगा खैर कोई। या आप जो है ना सीमेंट और लोहे का लेंटर बांध के और उसको करना पड़ेगा आपको, चाहे करें, पैसे 2 पैसे फालतू लगे लेकिन आपको आराम तो मिल जाएगा, आपका सुविधा आपको मिल जाएगी, सुविधा के लिए सर। तो क्या राजनीति हुई इस पूरे मामले पर? इस मामले में तो सारी राजनीति हुई। चलो उन्होंने स्कीम बना ली कि हम जमुना की बजाय भाखड़ा पानी लेंगे हाँसी के लिए, कोई बात नहीं, चलो ले लो, आप ले लो। लेकिन आप ये तो समझे कि फिर इनको क्यों बीच में मार रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो टी दे ही दिना भी दी है ना,
इसमें क्या दिखाना चाहते थे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सीएम कौन है। इससे ये लग जाता है कि जो कुछ चलता है हरियाणा प्रदेश में खट्टर साहब के कहने से चलता है। नायब सिंह सैनी जी के पास ये लोग गए थे और बाद में उन्होंने अपना आदमी भेजा था और टी लगवा भी दी थी। उसके बाद बयाना जी गए रोहतक और वहाँ से एक्स मिनिस्टर एक्स एमएलए ग्रोवर को लेकर वो गए खट्टर साहब के पास और खट्टर साहब ने वो टी वहाँ से फड़वा दी और अब बाद में खट्टर साहब ने लगा दी। इसका मतलब साबित करना चाहते थे कि यहाँ भैया अभी मेरा राज है। ये राजनीति हुई है, वरना और तो कोई बात ही नहीं थी। लोगों को तंग करने की बात थी, लोगों को परेशान करने की बात थी। यूँ ही 2 महीने से ऊपर फालतू तंग रहे बेचारे, स्कूल बंद रहे और बच्चे माँ बहनें वगैरह सामाजिक माहौल भी खराब सारे दुखी रहे। वहाँ सारा गांव सड़क पर बैठा रहा। इधर तो बिजाई का काम था, लोग बिजाई का काम करते, लेकिन उसमें बैठे रहे सारे दूसरों की तामीरदारी में बैठे रहे, सेवा करने में बैठे रहे, सारा गांव लगा रखा। तो ये कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया सरकार ने उनके। एक करंट इशू जो सबसे बड़ा है, नीट पेपर लीक को लेकर जो छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, फिर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर सरकार कहेगी हम तो पहले दिन से इस पर काम कर रहे हैं और जितने लोगों को पकड़ना था पकड़ भी लिया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनेगी। हालांकि अनशन अब सोनम वांगचुक तोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष अब इसको लपकना चाहता है, हाईजैक करना चाहता है इस आंदोलन। नहीं, आप अगर विपक्ष को लपकना चाहते हैं, उसे मौका क्यों देते हैं? फिर आप अब मौका क्यों देते हैं? क्यों नहीं करेगा? आप जो जातियां करेंगे, देखिए ये जो कुछ हुआ है ना जंतर मंतर पर, ये कोई अकेला लीक पेपर की वजह से नहीं हुआ है। ये जितने सालों में जो कुछ कर रही थी सरकार है और दबा के चल रही थी, कोई आंदोलन करे उसको दबा देना, कोई प्रदर्शन करो उसको कुचल देना, लाठीचार्ज कर देना। सरकार तो अभी भी कह रही कि चाइना से, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, वहाँ से कनेक्शन। मैं बताऊँ, ये किसानों को टाइम भी कहा और बाद में माफ़ी भी मांगी। तो ये तो आदत है इनकी। अब वो कह रहे थे कि अगर फंडिंग है तो क्यों रोका क्यों नहीं आपने? फंडिंग रोको आप, सरकार रोकेगी और कौन रोकेगा? सरकार। तो इन बच्चों, ये बच्चे वहाँ से फंडिंग ले रहे हैं घर। लेकिन सर, इस्तीफा शिक्षा मंत्री का यही इसका समाधान है? नहीं, ये नहीं समाधान। शिक्षा मंत्री का तो एक पहले यही था कि क्योंकि बार बार पेपर लीक होता है। देखिए मैं बताता हूँ, अभी कल ही आ रहा था, कल ही शायद कल का ही है, परसों का है, 2024 में जो पेपर नीट के लीक हुए थे, उसमें जिसको गिरफ्तार किया गया था उसको साबित नहीं कर पाई सीबीआई कि यही इसमें है और उसको जमानत मिल गई। कल को जो कोर्ट के अंदर आप साबित कर ही नहीं पाएंगे, अभियोजन पक्ष नहीं कर पाएगा, तो स्वाभाविक हो तो बरी आएगा। तो फिर आपने सज़ा किसको दी? इसी तरह के ये लोग कर रहे हैं। आप चाहो तो आप रोक सकते हो। देखिए इस बार तमाशा रचा गया, कितना खर्चा बढ़ाया गया, दोबारा किए गए हवाई जहाज से पर्चे फेंचे। अरे कोई रास्ते में लीक थोड़े हो रहे हैं, वो जिसने बनाए हैं उसने लीक करे हैं। तो बनाए उसने लीक करें तो फिर आप खामी सिस्टम की ही है, अंदर से ही खामी है। इसका आप चाहे आर्मी लगा दो चाहे कुछ भी लगा दो, सारी जगह जर्जर हुए हो। आप खुद खोखले हो रहे हैं। अगर इनके खुद के सरकार का उसके अंदर होता है, इंटरेस्ट होता है, अपने कुछ बच्चों को फ़ायदा देने के लिए सारे बच्चों का भविष्य नाश कर देते हैं। एक बच्चा तैयार ही करता है, बच्चा बेचारा कितना उस टाइम उसका दिमाग जो है ना, देखिए आप कितना वज़न बढ़ जाता है और कितना घर वालों पर वज़न बढ़ जाता है। घर वाले भी इतना पैसा खर्च करते हैं, कभी वो एकेडमी की तैयारी करवाते हैं, कभी कोचिंग की करवाते हैं, कभी कोटा माँ बाप साथ रह के वहाँ तैयारी करवाते हैं, कभी सीकर में तैयारी करवा रहे हैं, कोई हिसार में तैयारी करवा रहा है। माँ बाप भी बच्चों के साथ रह रहे हैं कि बच्चों को भविष्य का सवाल है कर, इतनी तैयारी कराते हैं। और वो नाजुक बच्चे 17-18 साल की उम्र के बच्चे, और उनको दोबारा पेपर देना पड़ जाए, कोई भी चीज़ आपने कह के रहने कि दोबारा खूड काटने पड़ जाए तो ये मुश्किल हो जाता है। घर मान लो आपका बीज आप अब बो के आए, आज बरसात होगी, खुरंड होगी, वो तो दोबारा निकालना पड़ेगा, तो किसान का मरना हो जाता है। और ये तो बहुत नाजुक माइंड के बच्चे हैं जो इतनी तैयारियां करते हैं नीट के लिए। ये भविष्य के डॉक्टर हैं, ये भविष्य के इंजीनियर हैं, ये भविष्य के देश बिल्डर हैं। ये इन लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करना, ये देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है, प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़। आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, आपको लगता है कि पार्टी रिवाइव कर पाएगी? कहाँ नहीं कर रही है पार्टी, रिवाइव कर नहीं पाएगी, कर रही है बाकायदा। अब देखिए पिछली बार जो चौधरी देवलाल जी के जन्मदिन पर रैली हुई थी, इस बार और ज़्यादा बढ़ के होगी। लेकिन आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता, तमाम विधायक, पूर्व विधायक, सांसद कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है वहाँ वहाँ पर इनेलो रैली रख देती है। इनको पता होना चाहिए कि
कांग्रेस मजबूत नहीं होती थी। ये जब लोकदल को तोड़ दिया गया था जब कांग्रेस मजबूत हो गई थी, वरना तो मेवात का एरिया तो लोकदल का ही रहा है, रोहतक का एरिया लोकदल का रहा है। तो वो अब यूं अगर वो कह दें, अगर वो यूं कह दें कि रोहतक जो है ना कांग्रेस का एरिया, रोहतक को कैसे कह सकते हैं कांग्रेस का एरिया? रोहतक तो लोकदल का एरिया रहा है। कह रहे हैं कि चोर देवलाल आज तो MP बने हैं, पर मजबूत है ना। नहीं आज की बात करिए आप, हम दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं अपना, हमारा जो खोया हुआ वजूद था उसको दोबारा हम लाना चाहते हैं। एक आप इसका मतलब ये थोड़े है कि हम भाई वहीं पड़े रहेंगे। हमारा तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था, सारा सिस्टम ही कर दिया था। इन्होंने किया था, बीजेपी वालों ने पार्टी को तोड़ दिया था, लोकदल को तोड़ के, और मतलब कोशिश ये की गई बीजेपी और कांग्रेस दो ही रह जाएगी, वरना पहले कांग्रेस और लोकदल था, बीजेपी थी ही नहीं। कांग्रेस को पता होना चाहिए कि आपका मुकाबला किसने किया था, आपको 5 सीट आई थी। ये जो आज कहते हैं ना मजबूत हैं, रोहतक में कौन सी सीट जीती थी उन्होंने 1987 में? 1 सीट नहीं आई थी। 91 में कौन सी सीट जीती रोहतक से? सारे हारे थे ये लोग। हुड्डा साहब खुद हारे हुए हैं। असेंबली का चुनाव 2000 से पहले कभी नहीं जीते ये। पार्लियामेंट का जीत गए थे, ठीक है 91 में, लेकिन असेंबली का चुनाव पहले कभी नहीं जीते थे। तो इनका गढ़ कहाँ से आ गया? गढ़ तो हमारा है, मेवात के अंदर MLA। हिसार से सांसद कांग्रेस के जयप्रकाश वो कहते हैं कि विलुप्त होती पार्टी, विलुप्त हो जाएगी। लोग कहा करेंगे कि एक थी इनेलो। अब तो देखिए विलुप्त तो कांग्रेस पार्टी खुद हो रही है। खैर विलुप्त यूँ हो रही है कि कांग्रेस पार्टी को लोगों 60-70 सीट देना चाहते थे, और इसी MP साहब ने कहा था कि 40 बहुत है, 40 बहुत है। उनका मतलब ये था कि हुड्डा साहब जब CM बनेंगे तो सिर्फ 40 ही जीतेंगे तो बनेंगे। उनको कोई कहने वाला हो कि 2009 में बन गए, इसका मतलब आज बन जाओगे? 2009 में आपकी सरकार सेंटर में भी थी, स्टेट में भी थी। अब सेंटर में स्टेट में बीजेपी की सरकार है। आपके ये 50 बन जाते तो ही सरकार नहीं बननी थी, तोड़ देते इनको। अब देख लिया खेल आपने। जब ये 40 की बात आई तो लोग तो हुड्डा को CM बनाना चाहते थे, ठीक है, तो उन्होंने सोचा अभी ज़्यादा सीट देना ठीक नहीं है, 40 दे दी। 40 देने देते 3 सीट और कम होगी, 37 आ गई। अब 37 के बाद 9 इन्होंने खुद दे दिए। अब उसका क्या जवाब है उनके पास, कांग्रेस वालों के पास, कि ये 9 MLA, 5 पर तुमने एक्शन ले लिया, 4 पर क्यों? सर दर्द होता है। कहते हैं कि पता नहीं लगा, निशान लगा गए, क्या लगा गए, तो फिर एजेंट क्यों बने? 37 पेपर देखने थे सुदेश जी, 37 पेपर सिर्फ कागज देखने थे। पहले लाखों वोटों को देखा करते हम लोग, और चैलेंज करते थे ये वोट कैंसिल करो, फलाना करो, टिकटा करो, ये कैंसिल क्यों हो गया? और अब आपको केवल मात्र 37 वोट देखने, और उनमें आपको पता नहीं है। इसका मतलब आपको पता है, और वो मुझे तो यही लगता है कि एक यहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जैकेट गैंग बना हुआ है। यहाँ भी चर्चा काफ़ी चली, विधानसभा में भी इकट्ठे होकर आए जैकेट वगैरह। मुझे लगता है वो जो और लोग थे ना, वो जैकेट गैंग वाले थे, और इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। 4 में से एक तो चलो पता नहीं कौन थे, लेकिन थे वो ही थे। अच्छा, सुना ये लोगों से सुनते कि जैकेट गैंग था। मैं तो असेंबली में आया नहीं, कौन सा जैकेट गैंग था? आप लोग पत्रकारों ने देख लिया होगा, कोई गैंग देखा होगा, कोई गैंग बना बताते हैं यहाँ। एक बड़ा मुद्दा काफ़ी लंबे टाइम से उठा हुआ है, और खासकर कुछ कांग्रेस के विधायक जयप्रकाश खुद भी उठाते हैं कि दूसरी पार्टियों मलाई खाकर आए, वो वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह को लेकर है। लेकिन अमूमन अगर हम बड़े चेहरों पर नजर डालते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं से आए, अभी बीजेपी गए, कांग्रेस गए, फिर इनेलो में वापस आ गए। इस तरह के आरोप बाद में उसी पार्टी में रहते हुए लगाना ठीक रहता है? नहीं, गलत है ये एक ऐसे बातें करना। वो जो कि मलाई चाट कर आ गए, ये सब बातें करना नहीं, इस तरह कोई फ़ायदा नहीं। मलाई मिलेगा तो क्या, उनको पता नहीं कितनी मलाइयाँ, कितनों की मलाइयाँ ख़राब करी है, कितनों की मलाइयाँ खाई है उन लोगों ने। घर कोई वो तो खुद भी कहते हैं कि जांच करवा लो। ये किस चीज़ की जांच करा ले? कौन जांच कराएगा? मलाई खा के आए तो हम लोग, मलाई खा गया, जांच कराए कौन कराएगा जांच? ये तो कहने की बातें हैं। तो कांग्रेस की लड़ाई लोगों को सबके सामने है, हर आदमी का चेहरा सामने है, कौन कैसा है। कर चलिए, बहुत केवल मात्र यही नहीं है कि कोई आप जीत गए तो इसका मतलब आप सब कुछ बन गया आप कर को। ठीक है, मुकद्दर की बात होती है, कई बार आप जीत जाते हैं। जीतने से लीडर नहीं बनते। ये कहते हैं ना, कई बार कहते हैं लोकदल के पास 2 ही MLA हैं, क्या है इनके पास? चौधरी देवलाल के पास 8 MLA थे 1982 में, 31 MLA थे, उनमें से इधर उधर हो गए थे, और 8 MLA रह गए थे। 9वां में आज़ाद दाखिल हुआ, उनके साथ जुटा। आज तक हरियाणा प्रदेश में ऐसा आज़ाद MLA कोई नहीं रहा जो सरकार के खिलाफ रहा हो जब सरकार को ज़रूरत हो। 1982 में आज़ाद बना था, सरकार को ज़रूरत थी MLA की, 10 MLA की, तो मैं चौधरी देवलाल के साथ रहा।
और 9 हो गए थे हम, और 9 से हम लड़के 85 पर आए, 9 से 85 पर आए। ऐसा ये हुआ जो बड़ी फिर पार्टियां, ये जो बड़ी पार्टियां कहती हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मोल आएगा एक दिन। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में 100% सरकार बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है, लोग जुड़ रहे हैं, रोजाना जुड़ रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग जुड़ रहे हैं, भावना है लोगों की। ये राजनेताओं की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो जाती है, या फिर कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनको पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना पड़ता है, इधर उधर? कई बार हालात ऐसे होते हैं, कई बार महत्वाकांक्षा बन जाती हैं, दोनों ही है, मिक्स है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संपत सिंह जी, आपने वक्त निकाला और आप ऐसे ही ऐसे मुद्दे उठाते रहे जो वाकई में जनता से जुड़े हुए हैं और जिन पर ज़्यादा बातचीत होती नहीं है, और पिछले दरवाजे से वो बहुत नुकसानदायक भी होते हैं, जो ऐसे फैसले होते हैं या कुछ ऐसे मुद्दे मसले होते हैं जो जनता से जुड़े हों लेकिन नुकसानदायक होते हैं। अब राजनीति कॉमर्शलाइज हो गई है, तो कौन उठाएगा? सारे लोग आपने अपना चौधरी देवीलाल के वक्त की राजनीति बस वो देखी है, ठीक फिर है, आज की वो राजनीति हमने देख उनसे रहे हो। राजनीति सीखी थी, इसलिए हमारा दिमाग खराब, हम लोग लगे रहते हैं। उम्र में भी इस वक्त पे लग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।